नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सियासी दंगल में आज हम बात करेंगे बिहार की। चाणक्य की धरती बिहार में आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन असली चाणक्य साबित होगा। बिहार में चुनाव का शंखनाद बज चुका है। सियासी घोड़े मैदान में उतर चुके हैं। रैलियों, सर्वे, रोड शो के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शंभू भद्रा जी। शंभू भद्रा जी राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और हरिभूमि दैनिक में संपादक के पद पर कार्यरत है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, तो बिहार के बारे में ओपनिंग कमेंट्स क्या है इस समय जो माहौल चल रहा है? बिहार में अभी जो सियासी पारा है वो इसी गर्मी, जिस तरह से आप यहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, उसी तरह से वहाँ सियासी पारा तेज हो रहा है। और दोनों तरफ से, खास करके दोनों जो गठबंधन है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, और जिसमें कि भाजपा, जदयू और अभी तो चिराग पासवान की पार्टी भी उसमें एनडीए में है। दूसरा जो बनाम इंडिया है, जिसको महागठबंधन, बिहार में इंडिया से ज़्यादा महागठबंधन के तौर पे उसको देखा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, तो ये, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, जो कि वीआईपी पहले एनडीए में हुआ करती थी, अब लेकिन महागठबंधन में है। तो ये वहाँ का सीन है कि जो दोनों तरफ से अपने अपने जो घोड़े हैं उसको छोड़े जा रहे हैं और सियासी पारा को गर्म करने की कोशिश हो रही है। दो तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बिहार में अभी पिछले इस साल की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर बहुत ज़ोर शोर से मैदान में उतरे हैं और उनको लगता है कि उनकी पार्टी वहाँ पे एक बड़ा चमत्कार करेगी, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया था। तो उसकी संभावना क्या देखते हैं? और अगर प्रशांत किशोर की पार्टी, लोक सुराज पार्टी को कुछ जो वोट मिलेंगे, जन सुराज पार्टी, अगर उनको जो सफलता मिलेगी, उसका नुकसान दोनों गठबंधन में से किसको ज़्यादा होगा? पहले बात करते हैं जो प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पे अपनी जो प्रतिष्ठा है, या अपनी जो एक तरह से समझिए कि उपयोगिता है जी, जो उसको वो साबित कर चुके थे एनडीए के, बीजेपी में भी, और भी ममता बनर्जी के लिए भी, कभी कैप्टन अमरिंदर के लिए, तो अलग अलग पार्टी में एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पे वो स्थापित हैं और देश में उनको इस रूप में लोग जानते हैं। क्योंकि बिहार से वो बिलोंग करते थे, तो उनको लगा कि बिहार राजनीति के तौर पे काफ़ी प्रगतिशील राज्य रहा है। लेकिन पिछले 30-40 साल में अगर बिहार की यात्रा को देखेंगे तो वहाँ पे राजनीतिक उदासीनता की वजह से जो बिहार का जो वो गौरव है और जो विकास की यात्रा है बिहार की, वो कहीं न कहीं पिछड़ी, और बिहार की जो प्रतिष्ठा है धीरे धीरे हमारी राजनीति की वजह से वहाँ पे धूमिल होती गई है। तो प्रशांत किशोर को ये जो अंदर का जो एक फीलिंग है या जज्बा है, ये उनको लगा कि बिहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। उनको लगता है जब वो दूसरों को चुनाव लड़वा सकते हैं, जितवा सकते हैं, तो खुद भी हम जीत सकते हैं। इस सोच के साथ उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई, और जन सुराज पार्टी से पहले पूरे बिहार की उन्होंने पैदल यात्रा की है। लेकिन बात वही आती है कि आपने तुलना करने की बात, जैसे बात की दिल्ली की, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सत्ता मिली थी, वो एक पीक उन्माद था, एक अन्ना आंदोलन के साथ और कांग्रेस के खिलाफ। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता थी, तो उसके खिलाफ एक जनाक्रोश देश में भी था और दिल्ली में भी था। उस आक्रोश की वजह से उसको सत्ता मिली। वैसा कोई आक्रोश या वैसा कोई माहौल इस वक्त बिहार में नहीं है। प्रशांत किशोर को अपनी जमीन तैयार करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है कि जनता को समझाना। चुनाव जितवाना एक अलग बात है। जब आप रणनीतिकार होते हैं और किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो उसमें बीजेपी का संगठन भी काम कर रहा था। बीजेपी के जो नेता है, चेहरा के तौर पे अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने में था, तो वो भी एक फैक्टर काम कर रहा था। तब अगर आपने कुछ नारे दिए या आपने कोई रणनीति बनाई और वो कामयाब हुए। वैसे ही अमरिंदर के लिए काम किया उन्होंने, अगर मान लीजिए पंजाब में, तो अमरिंदर का अपना और कांग्रेस का संगठन भी साथ में काम कर रहा था। ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, तो ममता बनर्जी का चेहरा और ममता बनर्जी के पार्टी का संगठन बंगाल में वो भी काम कर रहा था।
आम आदमी पार्टी के लिए भी किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी के लिए तो वैसी परिस्थिति अभी जन स्वराज के लिए नहीं है कि आपको ही कुआं भी खोदना है और आपको भी पानी पीना है, वो वाली कंडीशन है कि प्रदेश में पहले तो पार्टी खड़ा हो, पार्टी को लोग जाने। अगर मान लीजिए वो नीतीश के लिए काम कर रहे थे तो वहां पे क्या था, नीतीश एक चेहरा के तौर पर पहले से एस्टैब्लिश है। आपने एक पुश किया और उससे आपको सफलता मिली और श्रेय आपने लिया, तो वो एक कॉकटेल सफलता थी जिसमें कि पार्टी का चेहरा भी था, पार्टी का संगठन भी है। लेकिन जब आप खुद मैदान में आते हैं, अभी अब मान लीजिए कि प्रशांत किशोर मैदान में है, तो अब क्या है कि जो लालू जी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो भी आपके कंटेंडर हैं, नीतीश की पार्टी है वो भी, और प्रदेश में जो चेहरा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है जी, चाहे जिस रूप में नीतीश की एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस रूप में लालू की एक्सेप्टेबिलिटी है, या जिस रूप में बीजेपी के कुछ नेताओं की एक्सेप्टेबिलिटी है, उस लेवल पे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर का प्रयास अच्छा है। बिहार जैसे राज्य के लिए जरूर इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन उसको चुनाव में जो सीट में बदलेगा या सरकार में चीजें आएगी उसमें वक्त लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए जो उनको रिस्पांस मिलना चाहिए था वो बिहार की जनता से नहीं मिला, अभी नहीं मिला। और फिर उनके चेहरे पे वो कुंठा भी दिखाई देने लगी है अभी मंचों पे। उनको लगता है कि जो वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लोगों को तुरंत मान लेनी चाहिए। लेकिन एक और बात है ना, अच्छी बातें तो बहुत सारे राजनेताओं ने अब तक की हैं और जनता हर बार चली गई है। बिल्कुल, अच्छे नारों से, अच्छी बातों से अच्छे काम हो जाएंगे, वो जमीन पे उतर जाएंगे, ऐसे जनता को भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले लोगों का भरोसा मुझे लगता है उनको जीतना पड़ेगा और उसके बाद कोई उनकी दाल गलेगी। यहाँ मेरा एक लाइन में मानना है कि राजनीति एक लॉन्ग टर्म गेम है जी। आपके पास ये नहीं है कि आपने कोई कंपनी नहीं बनाई है कि आज आपने ये किया और तुरंत आपको उसका बेनिफिट या नुकसान तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म गेम है। आप मैदान में बने रहेंगे, पार्टी के तौर पे स्ट्रांग रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप तुरंत चाहेंगे कि इसी बार मुझे हो जाए, अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, तो इस कंडीशन में आपकी बनी बनाई खेल भी खत्म होगा। और दूसरा कि जो बिहार की जनता में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, लगभग 2 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं, तो वो समझिए कि वर्किंग आबादी है, तो वो जो एक पर्सपेक्टिव देख रहा है कि प्रशांत किशोर वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनका जो एक दिल से समर्थन अभी होगा वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक टाइम बीइंग आपका जो सहानुभूति या आपको जो एक आधार तैयार होगा वो फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप मैदान से हट जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं या आपका फ्रस्ट्रेशन आने लगता है या आप अपनी खींच जाहिर करने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो जम के अंगद के पैर की तरह से आप अपने को जमाइए, बने रहिए मैदान में। चुनावी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है ये एक अलग बात है। बिल्कुल। संघर्ष भी एक करियर है और राजनीति में संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी। बिहार चुनाव की अगर बात करें और लालू प्रसाद यादव या उसके परिवार की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस समय पे जो है तेजस्वी यादव जो है वो लगातार एक बढ़त बनाए हुए हैं बिहार की राजनीति में। लगातार जो हर महीने सी वोटर का सर्वे होता है और उसमें वो ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो लोग किसको मानते हैं, किसको वो वोट करते हैं कि ये होना चाहिए। तो उसमें लगातार तेजस्वी यादव जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 36 से 39% लोग ये मानते हैं कि बिहार का जो सीएम हो वो तेजस्वी यादव जैसा हो। प्रशांत किशोर को 17 से 15% लोगों ने माना है, नीतीश कुमार को 15-16% लोगों ने माना है, सम्राट चौधरी को भी 13-14-12% लोगों ने माना है। हर महीने जो बदलता रहता है ये आंकड़ा। और इसी तरह से चिराग पासवान भी उस लाइन में है, हालांकि थोड़ा नीचे है। तो ये जो तेजस्वी यादव है इस समय पे क्या कोई चमत्कार आपको लगता है कर पाएंगे, जबकि उनके घर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तेज प्रताप यादव जो है उनके बड़े भाई, हालांकि वो लगातार विवादों में रहे हैं, लेकिन इस समय पे विवाद ऐसा है जो परिवार की प्रतिष्ठा पे आन पड़ा है। उनके लव अफेयर की बात हुई है जिसको उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है,
जबकि उनकी शादी हो चुकी है, वो मुकदमा अलग से चल रहा है। तो ऐसे में लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, उनको कितना स्वीकार करेंगे, और क्या इस प्रकरण का तेजस्वी यादव की राजनीति पे कोई असर पड़ेगा? जहाँ तक मैं बिहार को समझ रहा हूँ, और बिहार में जो आरजेडी की स्थिति है, आरजेडी का एक अपना फिक्स वोट बैंक है जी। एक कम से कम कोर वोट बैंक है, जिसमें कि बहुत सारे यादव शामिल हैं, और जो नॉन बीजेपी लोग हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय, उनके लिए आरजेडी एक बड़ी पार्टी है जिसके साथ अभी मुस्लिम है। तो ये जो कोर वोट बैंक है, उस कोर वोट बैंक पर मुझे लगता नहीं है कि लालू यादव के परिवार का जो कुछ भी असर है, उसका जो भी घटना अभी घट रही है, खास करके तेज उसका नेगेटिव असर, उसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो लोग आरजेडी को वोट देते हैं, वो तेज प्रताप की वजह से वोट नहीं देते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो लालू यादव की अपनी एक विरासत है कि लालू यादव की राजनीति है, लालू यादव की जो स्वीकार्यता है प्रदेश में, तो इसलिए उसका तेज प्रताप की जो कार्यशैली रही है, तेज प्रताप की जो का जो बर्ताव रहा है पीछे सरकार में रहते हुए, या स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, या शादी को लेकर के, या फिर एक बार भाग के मथुरा का आ जाना, बहुत सारे ऐसे उनके एक्टिविटीज है जो कि उनकी ही अपनी राजनीति को नुकसान पहुंचाता था। और एक और चीज थी कि ये इनकी एक्टिविटी कहीं न कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचाता था, और कहीं न कहीं विपक्ष को एक मौका देता था कि देखिए आपके परिवार में तो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इसको अलग कर देने से कम अब एक तरह से आरजेडी अपना खुल के मैदान में रणनीति बना के, और एक जो दाग समझिए, या उसको एक टैबू समझिए, या जो समझिए, एक पार्टी के तो में जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान से ये बचेंगे। और इसका मुझे डायरेक्ट लगता है कि सीधा कोई चुनाव पे नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। गॉसिप जरूर चलती रहेगी प्रदेश में। तो गॉसिप चलेगी तो फिर पार्टी का नाम आएगा, और चर्चा में उसका फायदा भी, उसकी चर्चा में वो रहेंगे, बने रहेंगे केंद्र में, और फायदा ही होगा एक तरह से पार्टी की जो प्रचार प्रसार है, या जो भी सीन है वो है। लेकिन राजनीतिक रूप से तेजस्वी की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी है प्रदेश में, आपने सर्वे में भी कहा है। और विपक्ष के तौर पे अभी आरजेडी एक अच्छी स्थिति में है। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच थोड़ी सी अभी है, क्योंकि आरजेडी का सोचना ये है कि विधानसभा चुनाव में जो भाकपा माले है, भाकपा माले ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसको अधिक सीट दी जाए, और खास करके आरा जहानाबाद साइड में उसका एक अच्छा जनाधार तैयार हो गया है, तो वहाँ पे उनको अधिक सीट दी जाए। और दूसरा कि कांग्रेस को उससे नीचे रखा जाए। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अलग से चुनाव प्रचार किया है, और अभी एक और सर्वे आया है जिसमें कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता प्रदेश में बढ़ी है बिहार में जी। तो उस हिसाब से देखेगा तो कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि हमको अधिक सीट मिले, हम आरजेडी का बड़ा भाई बने, और उस रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करें। कांग्रेस में कन्हैया कुमार अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो भी एक है। बाकी और बिहार की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। हाँ, और भी है। तो कांग्रेस इस कोशिश में है कि सीट के डील में अधिक से अधिक हो। लेकिन राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि अकेले हम ना जाएं। लालू यादव के जन्मदिन पे खास तौर पे राहुल ने एक जो बधाई संदेश दिया है कि उसमें केवल हम व्यक्ति विशेष से हमारा नहीं है, एक वैचारिक हमारा गठबंधन है, और लंबे समय से हम साथ में रहे हैं मिलकर काम करने के लिए। तो राहुल गांधी की कोशिश ये रहेगी कि जो सीट शेयरिंग में कांग्रेस के लिए अधिक ले आए, लेकिन आरजेडी ही लीड करे पार्टी को, ये जरूर मतलब की सिचुएशन रहेगी। और आरजेडी ही लीड करेगी तभी जाकर के वहाँ पे आपको जो विपक्ष का जो एक गठबंधन है वो स्ट्रांगली आपको मैदान में दिखेगा। जी, हमने आरजेडी की बात की, और अब बात करते हैं चिराग पासवान। लगातार चर्चा में इस समय पे बने हुए हैं। उन्होंने सारी जो 243 सीट है सभी पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पिछली बार वो अकेले चुनाव उन्होंने लड़ा था, और उसका सीधा नुकसान जनता दल यू को हुआ था। 80 सीट की जो पार्टी थी वो 43 सीट पे आके सिमट गई, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे वहाँ पे उभर के आई थी। तो इस तरह से देखें तो ये एनडीए के बीच में भी एक घमासान चल रहा है, शीत वार जिसको कहते हैं वो चल रही है। जबकि इंडिया गठबंधन ने अपनी चीज़ें लगभग सेट कर ली है।
बिल्कुल। जो आपने राहुल गांधी की बात की, लालू प्रसाद यादव की बात की, शुरुआत में जो तेजस्वी यादव है वो दिल्ली आए थे, उन्होंने चर्चा की थी सीटों के बंटवारे पे भी, और वो किसी एक नतीजे पर ऐसा लगता है कि पहुंच गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन एनडीए में नया एक जो रस्साकसी शुरू हुई है, इसका क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पे? देखिए, अब चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान नो डाउट बिहार में एलजेपी एक पार्टी के तौर पे एस्टैब्लिश है, और रामविलास पासवान के प्रति जनता में एक सकारात्मक भाव है कि रामविलास पासवान एक बेदाग नेता रहे हैं, और वो फायदा चिराग पासवान को मिलता है। चिराग पासवान की जो अपनी राजनीति है वो एक जुझारूपन की राजनीति नहीं है, वो एक जमीन से उठे हुए नेता की राजनीति नहीं है। उनकी राजनीति रामविलास पासवान की विरासत को संभालने की राजनीति है, और जिसको लेकर के पीछे आपने देखा कि परिवार के अंदर भी टकराव हुआ। उस लिगेसी को उनके भाई संभालना चाहते थे, लेकिन अंततः पुत्र वाली बात है कि हाँ, बेटे उत्तराधिकारी के तौर पे जो हमारे पुत्र वाला जो कल्चर है वो उसमें आया, और चिराग पासवान उसको आगे बढ़ा रहे। लेकिन चिराग पासवान की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन इस मायने में है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, हम बीजेपी के साथ ही हम रहेंगे, और केंद्र में आप हैं भी, आप उस हिसाब से मंत्री भी हैं। दूसरी तरफ आप आरा जाते हैं और एनडीए में रहते हुए आप अनाउंस करते हैं कि हम सभी 243 सीटों पे लड़ेंगे। तो ये जो इस बार का जो ये है कि इस बार अगर वो अलग लड़ते हैं तो उनको वो सफलता या वो नुकसान वो नहीं कर पाएंगे नीतीश का, जैसा कि उन्होंने पीछे किया था। क्योंकि उस समय में नीतीश की जो कंडीशन थी वो महागठबंधन, वो लालू के साथ भी जा रहे थे, वो फिर इधर उधर कर रहे थे। अभी कम से कम वो सिचुएशन नहीं है, और बीजेपी को अगर प्रदेश में वापसी करनी है, सत्ता में आनी है, तो उसमें कोई विभाजन 1% का विभाजन भी उसको नुकसान करेगा बीजेपी को। अभी अगर एलजेपी अलग से चुनाव लड़ जाए तो मुझे लगता है कि पूरा फायदा मिलेगा आरजेडी महागठबंधन को, बजाय कि वो नीतीश का नुकसान कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बीजेपी को इस वक्त अगर प्रदेश में एनडीए को चुनाव लड़ना है और मजबूती से लड़ना है, तो आपको नीतीश को लेके चलना पड़ेगा। नीतीश के साथ दोनों ही एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं है इस वक्त में जो राजनीतिक स्थिति है। नीतीश को भी चाहिए बीजेपी, बीजेपी को भी चाहिए नीतीश। और एक बात माननी पड़ेगी कि वोट बैंक किसका क्या है। अगर नीतीश की आप बात करेंगे तो नीतीश का जो वोट बैंक है वो कौन है? महादलित और अति पिछड़ा, जो कुर्मी समाज से लेकर के और तमाम जो एमबीसी, जो उसको बिहार में अलग एक क्लास कैटर किया था। और एलजेपी का वोट बैंक कौन है? दलित, बिल्कुल, जिसमें कि पासवान। तो नीतीश ने क्या किया था कि पासवान को माइनस करके जितने भी और दलित कास्ट हैं बिहार के, सबको महादलित बना दिया था। और वैसे ही यादव को माइनस करके जितने भी ओबीसी जातियां थी सबको एमबीसी बना दिया था। तो जो अति पिछड़ा अलग से क्लास क्रिएट किया वोट बैंक के लिए, तो वो दोनों वोट बैंक नीतीश के साथ चलते रहे हैं अभी लंबे समय से। तो चिराग पासवान ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई बड़ा काम, चाहे वो मंत्री रहते हुए चाहे पार्टी के तौर पे, प्रदेश में नहीं किया है, जिससे कि जनता लगे कि हाँ नहीं, चिराग को हम एक्सेप्ट कर लेंगे या उसकी पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको सभी वर्गों को लेकर चलने की जो रणनीति है, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को भी सफलता तब मिली थी जब वो बियॉन्ड जो कास्ट लाइन से राजनीति कर रही थी, उससे ऊपर गई, तब जाकर के उनको सफलता मिली। और यही इस देश की खूबसूरती है कि कोई भी एक समुदाय नहीं कह सकता कि हम अपने दम पे सत्ता में आएंगे। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जिस दल के पास जातियों के आधार पे या सामाजिक आधार पे जितना बड़ा वोट बैंक है, जितना बड़ा बेस होगा, उनकी चुनावी सफलता उतनी ज्यादा होगी। तो इसको अगर संक्षेप में आप कहें तो चिराग पासवान की जो फैसला है कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे, वो एक शुरुआती घोषणा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह से अलग वो लड़ेंगे तो एनडीए में भी स्वीकार होंगे और एनडीए में भी रह करके काम करेंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अभी स्पष्ट नहीं है
तो एनडीए में रहकर ही लड़े तो ज्यादा उसके लिए फायदेमंद है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है उनका 243 सीटों पे अलग से चुनाव लड़ने का, ये एनडीए के फायदे के लिए वो कर रहे हैं। ये तो कोई भी आदमी समझेगा ना कि वो कैसे फायदा करेंगे, क्योंकि आप सरकार में हैं जी, आप विपक्ष में होते तब तो मान लेते। अभी प्रशांत किशोर बोले कि हाँ हम सत्ता पक्ष का फायदा कराएंगे, विपक्ष का नुकसान कराएंगे, तो बात समझ में आती है जी। लेकिन आप सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र में आप मंत्री हैं, प्रदेश में आप अलायंस में हैं, सत्ता के अलायंस में हैं, तो आपको तो जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, यानी जो नॉन बीजेपी वोटर है या नॉन राजग वोटर है, नॉन नीतीश वोटर है, वो आपको क्यों वोट देगा? वो तो महागठबंधन को वोट देगा। तो आपको वोट कौन देगा? जो उनके समर्थक हैं। तो आप तो जो अलायंस है उसी को नुकसान कर रहे हैं, नुकसान करेंगे ना। तो आप कहीं से भी राजग को फायदा नहीं पहुंचा। ये गणित तो एक आम आदमी भी समझेगा, एक सामान्य आदमी समझेगा। तो उसमें ऐसी कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बिल्कुल। मुद्दों की तो बात की नहीं आपने कोई, कि इस मुद्दे पे हम बिहार में अभी प्रशांत किशोर कम से कम बात तो कर रहे हैं मुद्दों की। आपने जनसभा करी, मुद्दों की आप बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। क्या बोलेंगे आप जी? आपके पास मुद्दा बोलने के बिल्कुल मुद्दा नहीं है। और दूसरा, नीतीश को जो सरकार में इतने लंबे समय तक सरकार में रहते हुए जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं, उसका फायदा जिन जिन समुदायों को हुआ है, बिल्कुल, तो वो उनसे बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये तो सच्ची बात है। और जो सरकार के विरोधी लोग हैं, वो फिर जो सरकार के साथ पार्टियां हैं उनमें क्यों बटेंगे? वो आपकी बात बिल्कुल जायज है। महागठबंधन यहाँ पे एक लाइन मैं जोड़ दूं कि जब रामविलास पासवान थे और उनको एक राजनीति के समझिए कि महारथी माने जाते थे, तो रामविलास पासवान की एक खासियत थी, चाहे वो मंत्री रहते थे, सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, कहीं भी रहे, जनता के लिए हमेशा खड़े रहते थे, काम करते थे। अभी बिहार में आपको ध्यान होगा कि जब वो रेल मंत्री बने थे, तो जितने क्रॉसिंग थे रेलवे के, सभी क्रॉसिंग पे उन्होंने बहुत लोगों को नौकरियां देने में मदद की, जो लोगों को संभव हो सकता था। तो वो काम करते थे। चिराग पासवान की छवि वैसी नहीं है कि वो काम करने वाले नेता है। मंत्री पद पे रहते हुए भी प्रदेश के लिए काम करते, अभी तक तो कहीं नहीं दिखे हैं। मोदी जी और जय हनुमान के सिवा तो कुछ बोलते हुए या काम करते हुए दिखे नहीं है। तो इसलिए जनता ऐसे बेवकूफ थोड़े है कि आप कुछ करेंगे और आपका चेहरा बहुत अच्छा है तो कोई आदमी आपको स्वीकार कर लेगा। उसको रणनीति चाहिए, उसको एजेंडा चाहिए, पार्टी का प्लान क्या है, क्या आप प्रदेश के लिए करने वाले हैं, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है। केवल सोचने और भाषण देने और मीडिया के साथ बात करने से बात नहीं बनती है भैया, गमछा लेके सड़क पे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अभी जो सत्ताधारी दल हैं, दो दल बड़े दल हैं, जनता दल यू और बीजेपी, इन दोनों की क्या संभावनाएं हैं? पलटू राम के नाम से मशहूर हमारे नीतीश जी कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो उससे उनकी जो छवि है, इस समय पे जो उनके बारे में रूमर्स चल रहे हैं कि वो बीमार हैं, वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, उनके फैसले कोई और लेता है, बीजेपी ने उनको सिर्फ मुखौटे के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो ये जो सारी बातें हैं, इससे जनता दल यू इस समय पे क्या वो अपनी पुरानी जगह वापस हासिल कर पाएंगे? जो 80 से 43 पे आ गए थे, तो क्या वो बड़े भाई की भूमिका में आ पाएंगे दोबारा? आज के सिनेरियो में आप क्या अगर आज के सिनेरियो में बात की जाए तो नो डाउट नीतीश कुमार सत्ता में है और बीजेपी के सहयोग से है, और एनडीए अलायंस जो है वो चुनावी स्तर पे प्रदेश में मजबूत है। एक तो सरकार के स्तर पे, दूसरा कि बीजेपी को आपको पता है कि चुनाव लड़ने में माहिर है और उनका संगठन जो बीजेपी का है वो ग्रास रूट पे काम करता है। आपको मैं लोकसभा चुनाव का उदाहरण दूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि इसी नीतीश और बीजेपी के कॉम्बिनेशन में रहते हुए बिहार में 38 में से मैक्सिमम सीटें बीजेपी को मिली, बीजेपी एंड अलायंस एनडीए को मिली, जबकि दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ। जबकि दूसरे हिंदी भाषी खास करके उत्तर प्रदेश में जहां की फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार थी, इसके बाद नुकसान हुआ। लेकिन बिहार के चुनाव में देखेंगे तो फायदा हुआ बीजेपी को। तो इसका मतलब ये है कि उसको अगर आधार मानेंगे, हालांकि विधानसभा चुनाव में सिचुएशन बदल जाता है जी, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो दो तरह से बीजेपी एंड नीतीश की जो जोड़ी है या अलायंस है एनडीए, वो मजबूत है। एक तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से बिहार में जो राजनीतिक दल हैं बिहार के, उसमें
गैर सवर्ण जातियों का दल है वो। चाहे नीतीश कुमार है तो महादलित अति पिछड़ों का दल है, रामविलास की पार्टी है तो वो दलितों का दल है, लालू यादव की पार्टी अगर आप देखेंगे तो वो पिछड़ों का और मुस्लिमों का दल है। लेकिन सवर्ण एक साथ अभी बीजेपी के साथ है। तो अब सत्ता को प्रभावित कौन कर रहा है, चाहे वो आबादी उसकी 15% है, चाहे उसकी आबादी 20% है, जो भी आप मतलब बिहार में आप देखेंगे तो सवर्ण जिस हर भी जा रहा है उस जातिगत समीकरण को मजबूत करेगा। अगर सवर्ण का आरजेडी के साथ अलायंस हो जाए सवर्ण की पार्टी की तो आरजेडी मजबूत हो जाएगी। तो नीतीश को वो फायदा मिलता है कि सवर्णों का जो वोट बैंक है बीजेपी के अलायंस में रहने से नीतीश की पार्टी को भी फायदा मिल जाता है और उससे वो सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वक्त चुनावी बिहार में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी मुझे स्ट्रांग दिख रही है, चूंकि सवर्णों में एक बेस है, मजबूत बेस है, राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद वहां पे अभी 2 बार 3 बार जा चुके हैं, अभी 20 को फिर रैली, और 20 को फिर अभी रैली है। और अभी वहां पे बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी है, और बीजेपी ने बड़ी बात करी है कि ओबीसी में अब और दलित वहां भी एक चंक में बीजेपी की एंट्री है। तो जो अलायंस के तौर पे अगर मैं देखता हूं तो बीजेपी के अलायंस इस वक्त हमें एक मजबूत स्थिति में दिख रहा है। दूसरा कि चेहरा के तौर पर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी है, चाहे उनकी छवि पर जो भी आप कहिए बीमार हैं या तबीयत खराब है या भूल जा रहे हैं या उनकी पार्टी पे पकड़ नहीं है, ये जितनी चीजें आ रही हैं जो उनका वोटर है उनको उससे बहुत मतलब नहीं है इन चीजों से। तो नीतीश एक चेहरा के तौर पर अभी है और बीजेपी के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है जिसकी स्वीकार्यता बिहार के सभी क्षेत्रों में हो और सभी समुदायों में हो। और अभी नो डाउट बीजेपी की तरफ से एक शाहनवाज हुसैन की बात हो रही है कि उनको थोड़ा आगे लाया जाए, क्योंकि कोसी क्षेत्र में काफ़ी मुस्लिम वोट बैंक स्ट्रांग है और ओवैसी की पार्टी भी जाकर के वहाँ 4-5 सीट ले आई थी सीमांचल इलाके में, कोसी और सीमांचल इलाके में तो मुस्लिम बेस है। तो जो ये मुस्लिम का जो एक डिवीजन है कि मुस्लिम चेहरा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, चाहे सीएम बनाए ना बनाए, लेकिन पार्टी के तौर पे उसको उनको आगे लाने की एक कोशिश हो रही है बिहार में कि जो बड़े चेहरा है उनमें से एक शाहनवाज हुसैन की एंट्री हो रही है धीरे धीरे करके बीजेपी की रणनीति में। तो ये एक अलग तरह की रणनीति आपको दिखेगी। और अभी इस वक्त अगर वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो मेन मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। बीजेपी और आरजेडी और बाकी दल जो है उसके सहयोगी दल साबित होंगे, वो मेन मुकाबले में नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आपने एक बात कही कि जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत सारे कारणों से वो कारण दिखाई भी देते हैं हमें सामने, उन सारे कारणों की वजह से वो भी स्ट्रॉन्ग है, अपर हैंड पे है। लेकिन अभी एक पोल ट्रैकर का एक सर्वे आया है, ये सर्वे 15 जून से लेके 15 मार्च से और 5 जून के बीच में ये सर्वे हुआ है। लंबा टाइम है, मतलब कोई 1-2 दिन का सर्वे नहीं है। और पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों से 5 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और पोल ट्रैकर के सर्वे में ये बात सामने निकल के आई है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको बढ़त मिल रही है आज के दिन। 126 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और लगभग 44.2% वोट उनके खाते में जा रहा है। अगर दूसरी तरफ की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट बहुमत है उनके पास। जबकि जो एनडीए गठबंधन की बात करें तो 112 सीटों का अनुमान उन्होंने लगाया है। कितना सही है, कितना गलत है, कहाँ तक पहुँच है, क्या उनका सर्वे का मापदंड था, वो अलग चीज़ें हैं। ये एक सर्वे है और बहुत सारे सर्वे आएंगे तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इस समय पे जो एक सर्वे है उस पर अगर हम बात करें तो इससे कितना सहमत हैं आप? नहीं, सर्वे से मैं सहमत हूँ, उन्होंने सर्वे किया है और ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि बिहार का जो चुनाव है वो धीरे धीरे जैसे जैसे पारा बढ़ेगा तो सीट की जो सिचुएशन है या वोटिंग जो पैटर्न है या लोगों का जो मत का देने का जो है वो बदलेगा। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सर्वे है वो निश्चित रूप से अगर मतलब ये है, लेकिन
इसको चुनाव आते आते सीन यही रहेगा इसका कहना मुश्किल है। गारंटी नहीं है, बदलेगा। इसके दो कारण है। पहला तो अब ये आरजेडी के साथ अलायंस कितना रहता है ये है। दूसरा कि बीजेपी चुनाव लड़ने में माहिर है, माहौल बनाने में माहिर है। उसके जो आरएसएस है वो वहाँ पे ग्राउंड पे है। तो आने वाले टाइम में सिचुएशन बदलेगा, लेकिन मुझे एज ए बिहारी सिटीजन लगता है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। आप एक दल को या एक व्यक्ति को लंबे समय तक मौका ना दें, 5 साल 7 साल मौका दें और उसके बाद फिर दोबारा आप बदलिए। तो अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में मतलब आती है, जो भी उस पर आप आरोप लगाएं, जो भी मतलब कि निश्चित रूप से लालू यादव ने कोई अच्छा शासन नहीं दिया था बिहार को, ये तो बात तय है कि बिहार के जो पिछड़ेपन में इनका बड़ा योगदान है। तो लेकिन मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार का भी अब टाइम हो गया है। अब जो है नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। आप याती क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? 20 साल से आप सीएम है, जो आपकी ऊर्जा थी वो आपने बिहार में लगाया, आपने परिवर्तन किया। अब आपका जो कंडीशन है, आप एक पेंशनर की तरह से आप एक मार्गदर्शक के तौर पे हो सकते हैं। तो इसलिए न्यू जनरेशन को आने दीजिए, नए लोगों को सत्ता में आने दीजिए, युवा पीढ़ी को आप वेलकम करिए। जैसे कभी बिहार में आपको वेलकम किया गया था, वैसे आप अगले के लिए आप रास्ता बनाइए और एक परिवर्तन होना चाहिए। तो मेरा परिवर्तन का सेंस ये है कि या तो सत्ता के तौर पे परिवर्तन हो, या अगर बिहार में राजग की ही वापसी होती है तो कम से कम बिहार को नीतीश मुक्त बिहार हो, नए नेतृत्व को मौका मिले, नए लोग सरकार में आए और उसको फिर एक परिवर्तन की तरह से, एक एजेंडा की तरह से बिहार को एक डेवलपमेंट के पटल पे लेके आए। बिहार की जो पोटेंशियल है, खास करके एग्रीकल्चर में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आगे ले जाने के लिए आप काम करिए। जी बिल्कुल। अभी चर्चा को समेटते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इसमें दो छोटी छोटी बातें। एक तो बिहार में छोटे दल जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है, अपने अपने क्षेत्र में उनकी एक जगह है, उनका अपना एक वोट बैंक है। जैसे अगर हम की बात करें, जीतन मांझी की बात करें, या ओवैसी की बात करें, ओवैसी की राजनीति भी अभी क्योंकि चुनाव आएंगे तो ओवैसी की फिर एंट्री होगी। ओवैसी ने अभी जो रोल निभाया है सत्ता के साथ, जिस तरह से वो गए हैं, जो उनकी भाषा है, तो उससे क्या लगता है कि कितना डेंट वो डालेंगे, या छोटी पार्टियों का क्या असर रहेगा? इसको अगर बहुत ही संक्षेप में कहा जाए जी। तो बिहार की राजनीति की जो वर्तमान परिस्थिति है वो बदली हुई है। ओवैसी का जो अपना एक एंटी बीजेपी का जो एक मुखौटा था, वो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मुखौटा उतर चुका है। तो अब मुस्लिम वोट बैंक जो बीजेपी के अगेंस्ट वोटर है वो ओवैसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक तो ये। दूसरा कि ओवैसी की सीटें वहाँ पे 5 सीटें जीती थी, लेकिन वो 5 साल तक संभाल के नहीं रख सके। पार्टी का कोई संगठन खड़ा नहीं किया प्रदेश में। तो इसीलिए बहुत इस बार के चुनाव में एक तो ओवैसी की अपनी साख है वो कटघरे में है कि आप बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे थे, ये उजागर हो गया कि आप काम कर रहे थे। तो ये एक तो उनके साथ दिक्कत हो गई कि अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं होगी जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले था। तो एक तो ये विधायक नहीं संभाल के रख सके, इसीलिए मतलब इस चुनाव में बहुत कोई बड़ा रोल प्ले करेंगे या किसी का नुकसान करेंगे या किसी का भला करेंगे, ये चांसेस कम है। हाँ, मैदान में बीजेपी उसको जरूर उतारेगी। जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है उन इलाके में ओवैसी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए मौका मिलेगा, और चुनाव लड़ने के लिए कौन फंड करेगा ये भी आपको पता होगा कि उसको उनको फंडिंग कौन कर रहा है, तो ये पता होगा। अब दो पार्टी और बात करते हैं। एक तो जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उनकी जो आज से 5 साल 7 साल पहले जो एक्सेप्टेबिलिटी, वो सिचुएशन अब नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि सिकुड़ते गए हैं, सीट की संख्या अगर आप देखेंगे तो सिकुड़ते गए हैं, और वो भी एक परिवार पे आके अटक गए। या तो खुद है या बेटा है, इसके अलावा आपको पूरे
प्रदेश में कोई मांझी नहीं दिखता है। तो एक तो ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है, और ये उस प्रॉब्लम की वजह से अब कोई बड़ा करिश्मा करते हुए नहीं दिखाई देंगे। सेम कंडीशन मुकेश सहनी की बीआरपी पार्टी थी। जितने भी वहां पे मलाह समुदाय के लोग थे जो मछली का काम करते हैं, उस समुदाय के लोग थे, एक स्वर में एक्सेप्ट किया था मुकेश सहनी की पार्टी को। लेकिन उसका ग्रोथ क्या हुआ कि जैसे ही आप खुद पे लिमिट हुए, आप सत्ता के लिए करने लगे, आप संघर्ष करने को तैयार नहीं, अपने पार्टी बना दी और लगा कि इस जाति का हम नेता बन गए हैं, ठेकेदार बन गए हैं, और इस वजह से पार्टी का जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ। तो आप सत्ता के लिए कभी राजग के साथ होते हैं, कभी महागठबंधन में होते हैं, तो उनकी जो एक राजनीतिक स्वीकार्यता या राजनीतिक ग्रोथ है वो अटक सा गया है। वो आप सिर्फ अपनी सीट के लिए, अपने 2-4 लोगों के लिए मेहनत करेंगे, और उनको जहां दिखेगा कि बेनिफिट है, चाहे वहां बेनिफिट हो तो यहाँ बेनिफिट है तो यहाँ, दोनों में से किसी एक तरफ में रहेंगे। तो बिहार के जो सहयोगी दल हैं, छोटे दल हैं, वो अपने दम पे कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए सक्षम नहीं है। उनका जो वजूद है, उनका जो अस्तित्व है, वो किसी न किसी अलायंस में ही है, और वो अलायंस में ही रहेंगे। मेन मुकाबला आप देखिएगा कि महागठबंधन और राजग के बीच ही रहेगा। तो बिहार की वर्तमान राजनीति पे हमने बात की। हमारे साथ बात कर रहे थे शंभू भद्रा जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बिहार से आते हैं खास तौर पे। तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, और हम अपने चैनल पे अपने दर्शकों के लिए जो बिहार की राजनीति की जो खास चीज़ें हैं, जो कंटेम्परेरी चीज़ें हैं, उनको लगातार हम उन पे वीडियो बनाएंगे, और जो हमारे दर्शक हैं उनको बिहार की राजनीति के नए नए आयाम, नए नए पहलुओं के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम को देखते रहिए, और हमारे जो काम है, अगर ये अच्छा लगता है तो इसको सराहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दूसरों तक साझा कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी का नमस्कार।